नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। रक्षा मंत्रियों की बैठक के बाद बोला चीन नहीं छोड़ेंगे 1 इंच ज़मीन। वित्त मंत्री के पति बोले भगवान के नाम पर अब तो कुछ कदम उठा लो। शौविक चक्रवर्ती और मिरांडा 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में। कंगना को लेकर बोले राउत राजनीति में आना है तो खुलकर आएं। मोदी के वीडियो को डिसलाइक करने वालों की बढ़ रही है तादाद। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया के बरक्स स्वतंत्र पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो उसका साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी पसंद की कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंघी के बीच रूस में शुक्रवार को 2 घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई और उसके बाद चीन की ओर से एक बयान जारी किया गया। बयान में चीन ने आरोप लगाया है कि लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से जिम्मेदार है। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा है कि चीन अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेगा। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे, दोनों पक्षों को उसे ईमानदारी से लागू करना चाहिए। वहीं चीन के बयान के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यालय की ओर से बयान जारी किया गया है कि जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान चीनी सेना की कार्रवाई को आक्रामक रवैया और यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयास को द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन बताया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश से चीनी सैनिकों ने 5 भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया है। कांग्रेस के विधायक निनांग एरिंग ने ट्वीट करके इसका दावा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए करारा जवाब देने की मांग की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हैरान करने वाली खबर, हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश के सुबासिरी ज़िले के 5 लोगों को कथित तौर पर चीन की सेना ने अगवा कर लिया है। कुछ महीने पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। अपहृतों के परिजनों ने भी यही आरोप लगाया है। तो रक्षा मंत्री के बयानों की बैठक से बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि दोनों देशों के रक्षा मंत्री जब आपस में बैठेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सकारात्मक दिशा में कदम उठाया जा सकेगा। ख़ास तौर पर इसलिए कि इस बातचीत की मांग चीन के रक्षा मंत्री ने खुद की थी और उसके बाद रूस में ये बैठक संभव हो सकी थी। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी, तो उम्मीद काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह से रक्षा मंत्री चीन के रक्षा विभाग ने बयान दिया है, उससे बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि चीन के रवैये में कोई भी लचीलापन नहीं आया है और वो बार बार यही दोहरा रहा है कि जो भी सीमा पर झड़प हुई है या जो तनाव है, उसके लिए भारत जिम्मेदार है। भारत कोशिश कर रहा है सीमा के उल्लंघन का, भारत ने ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश की है और इस तरह से वो मामले को पूरी तरह से पलट देने के चक्कर में है। जबकि भारत का क्लेम ये है कि भारत की ज़मीन पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की और उस पर कब्ज़ा भी किया है। और लेकिन पैंगांग में अभी जब 29 अगस्त को इस तरह का हमला हुआ था तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया था। तो कुल मिलाकर कोई प्रगति नहीं हुई है और ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। दूसरी तरफ अरुणाचल में अगर 5 नागरिकों का अपहरण हुआ है तो उस पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया, ये ज़्यादा हैरत में डालने वाली बात है। क्या इतने समय में वो अभी तक कंफर्म नहीं कर पाई है कि सचमुच में अगवा हुए हैं या नहीं हुए हैं, या खो गए हैं या बंधक बना लिए गए हैं, क्या हो रहा है? क्या चीनी काउंटर पार्ट से उनकी बातचीत हुई है?
इस बारे में कोई भी सफाई, कोई भी स्पष्टीकरण केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है और ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, दुखद तो है ही। अगली खबर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे देश को समझाना चाहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी भगवान की वजह से हुई है, यानी ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन उनके पति ही उनकी बात से सहमत नहीं हैं। उनके पति ने उनकी तीखी आलोचना की है और कहा है कि वो अब तो भगवान के नाम पर कुछ कदम उठा लें। उनके पति परकाल प्रभाकर ने ट्वीट करके अपनी पत्नी के बयान पर नाराज़गी जताई है। परकाल प्रभाकर इसके लिए उस नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, यानी निर्मला सीतारमण की उतना उनका दोष नहीं है बल्कि सरकार का दोष है। प्रभाकर ने ट्वीट किया कि असली ईश्वर का काम तो आर्थिक चुनौतियों से निपटने में किसी ठोस नीति का न होना है। कोविड तो बाद में आया। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, जो बात मैंने अक्टूबर 2019 में कही थी और सरकार उससे इनकार कर रही थी, वो अर्थव्यवस्था के 29.9% सिकुड़ने से साबित हो गई है। ईश्वर के लिए कम से कम अब तो कुछ करो। परकाल प्रभाकर अक्टूबर 2019 को द हिंदू अखबार में छपे अपने लेख का उल्लेख कर रहे थे। इस लेख में उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी और कई तरह के सुझाव भी दिए थे। वित्त मंत्री के पति ने साफ कहा था कि सत्तारूढ़ बीजेपी के पास अर्थव्यवस्था को लेकर कोई दृष्टि नहीं है। वो नेहरूवादी मॉडल का विरोध महज विरोध करने के लिए करती है, पर खुद अपना कोई मॉडल नहीं है और ना ही कोई सोच है। उन्होंने कहा था, चीज़ें 1991 में ही साफ हो गई थी। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लीक से हटकर जो काम किए, उन्हें आज भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसके बाद से अब तक जितने दलों ने सरकार चलाई या सरकार का समर्थन किया, सब ने उसी रास्ते को स्वीकार किया है। बीजेपी लगातार नेहरूवादी आर्थिक नीतियों पर हमले करती रही, लेकिन उसके थिंक टैंक ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमला सिर्फ राजनीतिक है, ये आर्थिक आलोचना नहीं हो सकता। उन्होंने नेहरूवादी अर्थनीति के विकल्प के रूप में अपना कुछ तैयार करने या उससे ही अपना काम लेने पर भी कुछ काम नहीं किया है। यानी ये सरकार निठल्ली है, निकम्मी है, इसके पास कोई समझ नहीं है, सोच नहीं है, अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जाए इसकी कोई रणनीति नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। ये इसका सिर्फ गाल बजाने में विश्वास है और दूसरों को कोसने में, उनकी आलोचना करने में और जो सिस्टम बना हुआ है उसको छिन्न भिन्न कर देने में है। तो अपने 6 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने यही किया है और अब एक्ट ऑफ गॉड बताकर वो छुट्टी पा लेना चाहती है, जबकि अर्थव्यवस्था कोविड के आने के बहुत पहले बर्बादी के रास्ते पर ढकेल दी गई थी, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या दूसरे उपाय हों। तो अब ये समय है जब इस सरकार को चेतना चाहिए। वित्त मंत्री की तो खैर कोई हैसियत इस सरकार में नहीं है, पीएमओ ही है जो कुछ करता है। तो पीएमओ को लीड लेनी पड़ेगी और फिर से सोचना पड़ेगा कि सिर्फ आलोचना और निंदा करके वो कब तक इस देश को संभालेगी, कब तक देश को बरगलाएगी, उसे गुमराह करेगी। अब एक ठोस नीति के तहत आना चाहिए उसे, और जो नीतियाँ चल रही हैं अगर वो अच्छा फल दे रही थी तो उन्हें आगे बढ़ाने से उसे हिचकना नहीं चाहिए। और यही सबसे अच्छा तरीका है। जो बाकी सरकारें पिछली थीं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की खुद की सरकार हो, सभी ने उसी रास्ते का अनुगमन किया है। तो थोड़ा सा समझदारी इस सरकार से अपेक्षित है, हालांकि उम्मीद कम है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती को हत्या का दोषी बताने से शुरू हुई बहस अब नशीले पदार्थों यानी ड्रग्स पर जाकर केंद्रित हो गई है। अब न्यूज़ चैनल भी रिया का हत्या में हाथ होने की बात कहने के बजाय रिया को ड्रग स्मगलर यानी नशीले पदार्थों की तस्कर साबित करने पर तुल गए हैं। लेकिन ये बात किसी भी सोचने विचारने वाले व्यक्ति को हजम नहीं हो रही है। इसी ड्रग्स मामले में मुंबई की कोर्ट ने रिया के भाई शौविक और सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये दोनों रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदते थे। यहाँ पर ड्रग्स का मतलब मैरिजुआना, जिसको हिंदी में गांजा कहते हैं, उससे है। कहा जा रहा है कि पिछले साल सितंबर से अब तक इन दोनों ने ड्रग्स पेडलर से
10-12 बार संपर्क करके ड्रग लिया है। मालूम हो कि एनसीबी मुख्यतः गांजे के मामले में तभी मामला दर्ज करती है जब 20 किलो या उससे अधिक गांजा बरामद किया जाए। इस केस में एनसीबी का कहना है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि ये लोग बॉलीवुड में गांजा खरीदने और बेचने के नेटवर्क में शामिल तो नहीं थे। कुल मिलाकर अब फोकस हत्या से हटकर गांजा तस्करी पर आ गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा मामला ये है कि ये जो तीन एजेंसियां लगी हुई थीं उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ये एक तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं एजेंसियां कि हत्या नहीं हुई थी, ये आत्महत्या का मामला था। और अब चूँकि जांच इतने बड़े स्तर पर हो रही है, इसलिए इन एजेंसियों पर दबाव है कि कुछ ना कुछ खोद कर निकाला जाए ताकि लगे कि सचमुच में उन्होंने उनकी ज़रूरत थी इस मामले की जांच करने के लिए। तो अब ये ड्रग्स का मामला खड़ा किया जा रहा है। अब ड्रग्स अगर रिया चक्रवर्ती खरीद रही थी या उनका भाई शौविक खरीद रहा था तो किसके लिए खरीद रहा था? क्या सुशांत ड्रग एडिक्ट थे? क्या सुशांत मादक पदार्थ लेते थे? इस तरह की भी बातें पहले से चली आ रही हैं। तो अगर वो मादक द्रव्यों के आदी थे और उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये लोग थोड़ा बहुत गांजा खरीदते थे तो एक ये दूसरा मसला बनता है। फिर तो मामला पूरी तरह से सुशांत सिंह के चाल चरित्र पर आ जाता है, क्योंकि वो मनोरोगी भी थे, वो ड्रग्स भी लेते थे। ये तमाम चीज़ें अगर हैं तो फिर दोष दूसरे पर क्यों बढ़ा जा रहा है? रिया चक्रवर्ती को या उसके भाई को विलेन क्यों बनाया जा रहा है? क्या सिर्फ ये इसलिए आधार बनाया जा रहा है कि जैसे शौविक को अरेस्ट कर लिया गया है वैसे ही अब रिया चक्रवर्ती को भी कुछ दिन जेल में रखा जाए ताकि मामला ये लगे कि कार्रवाई हुई है, जांच हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं? लेकिन ये कुछ ज़्यादती होगी इन लोगों के साथ जो अगर इस तरह से वो इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे। हत्या का मामला अगर नहीं बन रहा है तो ये तो बहुत ही पेरीफरी वाली, किनारे वाली स्टोरीज़ हैं। और अब इसको अगर फैलाकर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री में गांजा की या ड्रग्स की सप्लाई के कारोबार में ये लोग शामिल थे, तो ये बहुत ही हास्यास्पद किस्म का आरोप होगा। और न्यूज़ चैनलों को तो मसाला चाहिए, वो गोदी मीडिया हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें एक सरकार को अटैक करना है, महाराष्ट्र सरकार को। और वो जो थ्योरी लेके चल रहे थे वो फेल हो गई है, इसलिए अब इस थ्योरी को आगे बढ़ाने में लग गए हैं। अगली खबर लेते हैं। कंगना रनौत और मुंबई पुलिस को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइके ने मुद्दे को तूल देते हुए कह दिया है कि अगर कंगना मुंबई आती हैं तो हमारी महिला कर्मचारी उनका मुंह तोड़ देंगी। उन्होंने आगे कहा कि वे गृह मंत्री के पास देशद्रोह का केस दर्ज करने की शिकायत करेंगे। बता दें कि कंगना ने कहा है कि वो 9 सितंबर को मुंबई जाएंगी और किसी में हिम्मत हो तो रोक कर दिखाए। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कह दिया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है जिसे लगता है कि वो मुंबई में सुरक्षित नहीं है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत कंगना के एक ट्वीट से हुई थी, जिसमें उन्होंने सुशांत केस को जोड़ते हुए कहा था कि उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, जिसके जवाब में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा था कि अगर उनको मुंबई में डर लगता है तो वो मुंबई ना आए। जिसके बाद कंगना ने फिर पलटवार किया और कहा कि संजय राउत ने मुझे खुले में धमकी दी है और मुंबई नहीं आने को कहा है। मुंबई की गलियों में आज़ादी, ग्रेफिटी और अब खुली धमकी मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है? मुंबई की पाकिस्तान से तुलना के बाद विवाद बढ़ गया। उसी पूरे विवाद पर संजय राउत ने आज सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी के शो में कहा कि उनको लगता है कि कंगना के कंधे पर बंदूक रखकर कोई और चला रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कंगना को राजनीति में आना है तो वो खुलकर मैदान में आए। कंगना को मनोरोगी कह चुके राउत ने सत्य हिंदी में यह भी कहा कि कंगना बिल्कुल मेंटली इम्बैलेंस्ड हैं, क्योंकि कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करता है। उन्होंने एक प्रकार का तंज करते हुए ये भी कहा कि अगर उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो महाराष्ट्र सरकार उनके इलाज का पूरा पुख्ता इंतज़ाम करेगी। राउत ने कहा कि मुंबई में इतनी लड़कियां अपना करियर बनाने आती हैं, उनका झगड़ा आज तक किसी से नहीं हुआ, लेकिन जब आप मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करती हो तो लोग नाराज़ होंगे ही। वहीं उनसे जब ये पूछा गया कि कंगना कह रही कि 9 सितंबर को मुंबई जाएंगी तो क्या मुंबई पुलिस उनको सुरक्षा देगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो कंगना के ऊपर है कि उनको मुंबई पुलिस की सुरक्षा चाहिए या नहीं।
क्योंकि उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मामला पूरी तरह से एक जो दिख रहा है वो राजनीतिक है। कंगना रनौत बीजेपी और जो बीजेपी का गोदी मीडिया है उसके साथ खेल रही हैं, महाराष्ट्र सरकार पर अटैक कर रही हैं, महाराष्ट्र पुलिस के बहाने, और सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही हैं, किसी के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चलाने की कोशिश कर रही हैं। और उनके मानसिक असंतुलन की बात तो बहुत पहले से आती रही, ये कोई नई बात नहीं है। कंगना रनौत इस तरह के विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करती हैं, और ऐसा लगता है कि एक तरफ तो अपने लिए सुर्खियां बटोर रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं, और तीसरा चूँकि स्थिति उनकी कुछ विचित्र सी है जिसमें वो इस तरह के विवादास्पद बयान देती रहती हैं। और आइए अब आज की आखिरी खबर लेते हैं। सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी का समय इन दिनों खराब चल रहा है। कई फेसबुक पेज और कई ट्विटर हैंडल चलाने वाली बीजेपी इन दिनों यूट्यूब पर मिल रहे डिसलाइक से परेशान है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर लगभग 1.5 लाख लाइक की तुलना में लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा डिसलाइक मिले थे। अब बीजेपी के ही यूट्यूब चैनल पर फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। 4 सितंबर को बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया गया। लोगों को वीडियो की ओर खींचने के लिए वीडियो की शुरुआत एक इमेज से की गई जिसमें लिखा है, कोरोना महामारी में देशवासियों के साथ हर कदम पर खड़ी मोदी सरकार। इसमें मोदी जी का फोटो भी लगा है। इसके टाइटल में भी यही वाक्य लिखा गया है। डिस्क्रिप्शन को कैची बनाने के लिए लिखा गया है, गरीबी में जीने वाला ही जान सकता है गरीबों की पीड़ा। इसके अलावा गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त गैस सिलेंडर, जनधन खाते में 500 रुपये, अतिरिक्त वृद्धावस्था व विकलांग पेंशन सहित तमाम कामों का जिक्र किया गया और हैशटैग दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़ते हुए एक बुजुर्ग महिला को एक दुकानदार से ये कहते हुए दिखाया गया कि वह उसे मुफ्त राशन दे। बुजुर्ग महिला कहती है, 3 महीने से मेरे घर का चूल्हा मोदी जी के कारण जल रहा है, हम गरीबों को मोदी जी कब तक झेलेंगे। इस पर दुकानदार कहता है, जो खुद गरीब परिवार से आया हो वो किसी को झेलता नहीं, दूसरों का सहारा बनता है। आगे भी इसी तरह के वाक्यों से मोदी जी को गरीबों का मसीहा बताया गया है। बीजेपी को उम्मीद रही होगी कि लोगों द्वारा इस वीडियो को काफ़ी सराहा जाएगा, लेकिन माजरा इसके उलट रहा। 5 सितंबर की शाम 5 बजे तक इस वीडियो को केवल 2800 लाइक मिले थे, जिसकी तुलना में 16,000 डिसलाइक आ चुके थे। कुल मिलाकर ये बीजेपी का नया सिरदर्द बनता जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूट्यूब पर लोगों ने नापसंद करना शुरू कर दिया है। नापसंद करना शुरू कर दिया, इसके पूरे कारण हैं कि जब आप मन की बात करते हैं और उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि आप तैयारी कीजिए नीट की और जेईई की, तब आप ये नहीं देखते हैं कि छात्रों को कितनी असुविधा हो रही है, और अगर ये परीक्षाएं कुछ देर के लिए टाल दी जाती तो कितना अच्छा होता। तो आपने छात्रों की मन की बात नहीं की, अपने मन की बात की। आप छात्रों की मन की बात को समझने के लिए तैयार भी नहीं है। और फिर ये प्रोपेगेंडा कोरोना के समय आप कोई मदद नहीं कर रहे हैं लोगों को असलियत पता है कि आपने जो कुछ भी किया है उससे लोगों तक मदद नहीं पहुंची है। लोग भूखे मर रहे हैं, बहुत तमाम तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं, बेरोज़गार हैं, और आप एक भी कदम इस दिशा में नहीं उठा रहे हैं। तो जाहिर है कि आपका ये वीडियो बहुत ही हास्यास्पद और चिढ़ाने वाला बन गया है। ये लोगों को चिढ़ा रहा है कि देखिए कुछ नहीं किया, लेकिन हम इसको बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे और इसको प्रचारित करेंगे इसी तरह से। तो इसमें जाहिर है कि डिसलाइक्स मिलेंगे। ये प्रधानमंत्री की गिरती लोकप्रियता का भी संकेत है। जो कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं सोशल मीडिया में, कम से कम ये जो 2 एक्सपेरिमेंट उसने किए हैं ये बता रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता गिर रही है, क्योंकि ना तो आर्थिक मोर्चे पर कुछ कर पा रहे हैं, ना कोरोना को ठीक से संभाल पा रहे हैं, और सामाजिक विभाजन की जो लकीरें हैं वो लगातार गहरी होती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि ख़राब हो रही है। चीन से आप बराबरी से निपट नहीं पा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं बार बार। तो जाहिर है कि आपकी वो जो छवि बनाई गई थी, बिल्ड की गई थी, लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट की गई थी मीडिया के, गोदी मीडिया के सहारे, अब वो ध्वस्त हो रही है। बुलेटिन ख़त्म करने के पहले आपको
कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी भी दे दे हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया और जल्दी ही वो दुनिया में दूसरे नंबर का देश बनने वाला है। हो सकता है आज कल में आपको ये खबर मिले कि संक्रमण के मामले में भारत नंबर 2 पर आ गया है। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 86,000 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं। प्रतिष्ठित जर्नल लैंसेट ने कहा है कि रूसी वैक्सीन बना रही एंटीबॉडी प्रतिकूल प्रभाव उसके नहीं है, यानी रूसी वैक्सीन काम कर रही है, जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे। अब लैंसेट जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका कह रही कि नहीं, वो शरीर में एंटीबॉडी भी बना रही है और उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव शरीर पर, व्यक्ति पर, रोगी पर नहीं पड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और वैक्सीन के फ्रंट पर ये पहली वैक्सीन आई थी और ये अगर सफल हो रही है तो दुनिया भर को इसका लाभ मिलेगा। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,66,00,000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मैं सोमवार को फिर हाजिर होऊंगा उस दिन की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।